First answer, business law and ethics का SAQ 1. What is consideration? List out the legal rules for valid consideration. तो कंसिडरेशन क्या है और लीगल रूल्स क्या है, ये वैलिड कंसिडरेशन के पूछ रहा। तो अगर सिंपल टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो कंसिडरेशन जो है सो एक वैल्यू एक्सचेंज है दो पार्टीज के बीच में, जो है सो कुछ ना कुछ के बदले में आप कुछ देते हो उसको, उसके बदले में उन्हें कुछ आपको देता। तो यहाँ पे लीगली दोनों पार्टी जो है सो एग्रीड होती इस पे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फ़ोन खरीदने जा रहे तो आपका कंसिडरेशन ये रहता है कि आप उसको पैसे बनते, और जो बेचने वाला है सेलर का कंसिडरेशन ये रहता है कि बदले में उन्हें आपको एक फ़ोन देता। यहाँ के इसके लीग सिंपल टर्म्स में कंसिडरेशन ये है। अब इसके लीगल रूल्स क्या है वैलिड कंसिडरेशन के? फर्स्ट है, कंसिडरेशन मस्ट मूव द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यहाँ पे मतलब जो भी कंसिडरेशन आप प्रोमिसर को बोल रहे हैं या जो भी आप प्रॉमिस उसको कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप उसको कर देना, उसकी वॉलेंट्री हो और उसके रिक्वेस्ट के बगैर जो है सो आप उसको कर रहा। अगर कंसिडरेशन वैलिड नहीं है तो नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसको भी हेल्प कर रहे, उन्हें आपको उसको मदद पूछा भी नहीं उन्हें, फिर भी आप उसको हेल्प कर रहे, तो आप जो है सो यहाँ पे डिमांड नहीं कर सकते कि मैं तेरी मदद कराना मेरे को पैसे दे या मेरे को मेरी ये मदद कर, तो नहीं बोल सकते क्योंकि बोलते हो नहीं पूछा सो है। नेक्स्ट है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। ये हमेशा जो है सो डायरेक्टली जो है सो प्रॉमिस नहीं करते आपको, जो भी पर्सन से जो कंसिडरेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी जो है सो कंसिडरेशन प्रॉमिस जो है सो ले सकती। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे ए जना प्रॉमिस करा बी को पे करने के लिए, मगर क्या है सी यहाँ पे जो है सो बी को प्रोडक्ट दिया, तो सी की जो है सो वैलिड कंसिडरेशन रहती, मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहता है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है, कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन के अंदर अगर पहले ये चीज हो गई या प्रॉमिस पहले अगर जो बोले थे वो कर दिए, तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं रहती। थोड़े केसेस में ये वैलिड रहती है और जो है सो परमिशन जो भी प्रॉमिसर है उसके रिक्वेस्ट के बेस पे इन्हें फिर वापस रेंडर्ड हो सकती। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन के अंदर जो भी एक्सचेंज सेम टाइम पे हो रहा है, जैसा प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहे हैं आप, अगर कोई भी चीज आप दुकान पे से खरीद रहे हो तो जब का जब भी आपको वो चीज उन्हें दे देता हूँ। फ्यूचर कंसिडरेशन, इसमें जो भी कंसिडरेशन आप फ्यूचर में कर रहे हैं, जैसा कि डिलीवरी गुड्स की आपको अगले महीने मिल जाएंगी, तो ये प्रॉमिस क्या है फ्यूचर के आप उसमें कंसिडरेशन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, कंसिडरेशन नीड टू बी एक्वेट बट इट मस्ट बी रियल। यहाँ पे कोर्ट जो है सो यूजुअली क्वेश्चन नहीं करती अगर कंसिडरेशन फेयर है या इक्वल है वैल्यू में, मगर यहाँ पे थोड़े चीज़ें जो है सो लॉ के हिसाब से चलने का रहता है आपको। अगर आप कार फॉर एग्जांपल में 1 रुपए में बेच रहे तो वो वैलिड है, मगर कार जो है सो रिटर्न नहीं हो रहा बायर गन से, तो ये कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ पे इलिशरी और वेगस कंसिडरेशन जो है सो वैलिड नहीं है। फिर फिफ्थ है, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन रहता है वो इलीगल नहीं रहना, इम्प्रॉपर नहीं रहना और अपोज नहीं रहना, पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट नहीं रहना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कॉन्ट्रैक्ट आप सबको पे करे समवन, तो एक क्राइम करो बोल के, मतलब एक क्राइम के लिए आप उससे बात कर रहे हो, तो ये जो है सो कंसिडरेशन क्या है, इलीगल कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग दैट प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बॉन्ड टू डू। मतलब एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी के ऊपर जो है सो वैलिड कंसिडरेशन परफॉर्म नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस वाला जो है सो अपने से डिमांड नहीं करता उसकी जॉब जो उन्हें कर रहा, अब आपकी मदद करा उन्हें तो उसके बदले में उन्हें डिमांड नहीं कर सकता कि ये करो बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, डिस्कस इट्स फ्यूचर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है एग्रीमेंट रहता है एक पर्सन से जो एजेंट रहता, तो अथोराइज ऑन बिहाफ ऑफ दूसरा पर्सन जो प्रिंसिपल रहता। अब एग्जांपल के तौर पे बोला मैं, तो अब मेरे को अब ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो मैं एक एजेंट बन जाता हूँ। तो एजेंट क्या करता, मेरे बिहाफ पे वहाँ पे मेरे को लाइसेंस निकाल के देता। तो एक एजेंट का काम कर रहा हूँ मेरे बिहाफ पे, मैं नहीं फिर रहा हूँ हर जगह जाके ये परमिट, उन्हें फिर रहा मेरे बिहाफ, तो वो है। तो यहाँ पे एक लीगल रिलेशन थर्ड पार्टी का रहता है जहाँ पे एजेंट जो है सो मेरे तौर पे डीलिंग करता, रेफरेंस करता। इसके की फीचर्स क्या है? पहला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर या दोनों एग्री हो जाते, मैं भी एग्री हो जाता हूँ और एजेंट भी एग्री हो जाता कि ये चीज़ा है, ये काम हम आपको करना रहता बोल।
फिर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, एजेंट जो है सो मेरे मैं जैसा हूँ वैसी रिप्रेजेंट करते रहता अपने आप को। अब मेरे कुछ होना है ना लाइसेंस, तो मेरे बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे नाम का जो है सो पूरे वो बनाता पेपर्स या जो भी है, मेरे को रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ पे फिर बाइंडिंग अथॉरिटी, यहाँ पे एजेंट जो है सो अथॉरिटीज भी रहते हैं उसके पास, मेरे जो प्रिंसिपल अगर मैं ही छूना, अगर मैं उसका नहीं अथॉरिटी रहती मेरी की लाइसेंस ये होना है वो होना है, तो उन्हें वो हिसाब से उसके हिसाब से अथॉरिटी लेते हुए काम करता। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यहाँ पे जो है सो प्रिंसिपल की और एजेंट की रिलेशनशिप एग्जिस्ट कब तक करती, जब तक प्रिंसिपल को जो है सो बेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता। मगर अगर मेरे को दिखा कि भाई इन्हें काम का नहीं है, एजेंट ढीला दिख रहा बोल, तो मैं दूसरे एजेंट के नहीं चल जाता हूँ। तो जब तक हमारा उन्हें मेरे वास्ते काम का है, मैं उसके वास्ते काम का हूँ। इन कंसिडरेशन नॉट ऑलवेज नेसेसरी, यहाँ पे कंसिडरेशन होना जो है सो प्रेजेंट में रहता, मगर हमेशा कंसिडरेशन होना यहाँ पे जरूरी नहीं रहता वैलिड। लीगल कैपेसिटी, यहाँ पे मैं जो है सो हमेशा कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे देखते रहना, और एजेंट को या फिर उसको एक कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी के ऊपर टाइप पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है एजेंट को उसको। फिर लॉफुल पर्पस, यहाँ पे जो है सो एजेंसी हमेशा ये देखना कि उन्हें लॉ को मिल रही क्या नहीं मिल रही, लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, वो देखने का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर काउंसिल। कंज्यूमर काउंसिल जो है सो एक ऑर्गेनाइज स्टैब्लिश्ड रहते हैं, मतलब एक कंपनी के तौर पे देख लो आप। यहाँ पे ना क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते और प्रमोट करते जो भी इंटरेस्ट रहता कंज्यूमर्स को। जैसा कि ना एडवोकेट्स वकील के तौर पे एक्ट करते, या फिर एजुकेटर्स के तौर पे एक्ट करते, या फिर फैसिलिटेटर्स के तौर पे एक्ट करते, जहाँ पे कंज्यूमर की अगर जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इनके फंक्शंस क्या है, की फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर काउंसिल के अंदर फर्स्ट है कि कंज्यूमर एडवोकेसी। यहाँ पे ना क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते कंज्यूमर को जो भी इंटरेस्ट रहता, गवर्नमेंट बॉडीज से हो या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज से हो या बिजनेस से हो। यहाँ पे ना कंज्यूमर का जो भी इंटरेस्ट रहता है उसके हिसाब से ना क्या करते, कंज्यूमर को एक फ्रेंडली पॉलिसीज और लीगलाइजेशंस के बारे में बताते। जैसा कि आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन एक वकील को अब हायर करके देखते कि ये बिजनेस में लीगल क्या क्या सही है क्या क्या नहीं है, वो कंज्यूमर एडवोकेसी के अंदर अपने को मालूम होता। फिर कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते कंज्यूमर को, ताकि उसको उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मालूम होना बोल के। यहाँ पे जैसा वर्कशॉप हो गया या फिर सेमिनार्स लेते, वो हिसाब से क्या है कंज्यूमर को ना अवेयर करते वो चीज़ के बारे में। फिर हैंडलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स, या जो भी उन लोगों को कंप्लेंट आती कंज्यूमर के बिजनेस के अगेंस्ट, ला क्या करते उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते, उसको जल्द से जल्द क्या करते सॉल्व करने को देखते कि कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में कुछ भी वैसा फिर से ना होना बोली। फिर प्रमोटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, ना कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते जहाँ पे कंज्यूमर के बारे में और उसके प्रोडक्ट और सेफ्टी के बारे में और फेयर प्राइसिंग रखने के बारे में जो सो बोलते रहना, जैसा कि कंज्यूमर के हिसाब से कैसा रहना हो बोली। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिसर्च एनालिसिस। रिसर्च एंड एनालिसिस, इनना क्या करते हैं, रिसर्च करते कंज्यूमर पे जो भी उसको इश्यूज हो रहे मार्केट के अंदर, और इसके ऊपर से ना एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहा हो कंज्यूमर, वो भी ना चेक करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट फेयर मार्केट वेजेस। फेयर मार्केट वेजेस के अंदर जो भी वेज रेट है, आपको किसी भी तनख्वाह का रेट है या मजदूरी का रेट है, जो भी उसकी जॉब है या स्किल है, और वो एरिया के हिसाब से वो इंडस्ट्री के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करना है कि जो उसको मिल रहा है वो फेयर मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को, नहीं कि एम्प्लॉयज़ को जो भी एक्सेप्ट हो रहा है वो अमाउंट नहीं हो रहा वो देखते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं फेयर मार्केट वेजेस को। सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पे जो भी वर्कर्स है वो अवेलेबिलिटी है क्या नहीं, उनकी स्पेसिफिक स्किल्स रखते क्या नहीं वो डिमांड्स को ना फुलफिल करने के वास्ते। अगर हाई डिमांड रहा और लो सप्लाई रही, तो यहाँ पे जो है सो आपको हायर वेजेस के वास्ते जो है सो ज़्यादा इंक्रीज होता है, आपकी मार्केट में वेजेस जो है सो इंक्रीज करने के आपको बहुत ज़्यादा है। मगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और आप कम सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से मैं सप्लाई कर सकूँ। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर जो भी एरिया में रह रहे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ हैदराबाद में अगर रह रहे तो यहाँ पे रहने के खर्चे अलग है, और नॉर्थ में अगर आप कहीं रह रहे तो वहाँ के रहने के खर्चे अलग है, जैसा कि हाउसिंग फूड और ट्रांसपोर्टेशन। तो जो हिसाब का जैसा एरिया है वो हिसाब से आप कॉस्ट देते हुए, हायर कॉस्ट रहा, अब हैदराबाद एक्सपेंसिव है तो यहाँ पे आपको कॉस्ट भी उनको ज़्यादा देना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए।
फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर इन ना एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को लेते हैं जहाँ पे फैक्टर्स जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसा प्रॉफिबिलिटी हो गया, कंपटीशन हो गया, यूनियन एग्रीमेंट हो गया, वहाँ पे ना क्या है वो हिसाब से रेट रखते हैं। जैसा इंडस्ट्री है, अब गूगल की इंडस्ट्री में क्या है, बड़ी इंडस्ट्री है वो, तो वहाँ पे क्या है हायर वेजेस रहते हैं। अब दूसरी कोई सी भी छोटी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कम वेजेस रहते हैं, वो हिसाब से भी वेजेस रखते हैं। फिर जॉब स्किल एंड एक्सपीरियंस, जैसा जो भी उसके लेवल ऑफ स्किल है या एजुकेशन है या एक्सपीरियंस है वो पर्टिकुलर जॉब में, तो वो हिसाब से उनकी तनख्वाह रहती है। अब एक्सपीरियंस वाले की तनख्वाह ज़्यादा रहती, नए वाले की तनख्वाह कम रहती। फिर जियोग्राफिक लोकेशन, यहाँ पे जो भी इनके तनख्वाह वेजेस जो भी रहते वो जो है सो कंट्रीज के ऊपर, वहाँ पर्टिकुलर रीजन्स के ऊपर रहते, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ के डिफरेंट रहते, लेबर लॉज डिफरेंट रहते और रहने के खर्चे भी डिफरेंट रहते। अब यहाँ का इंडिया में आपकी कमाई अलग रहती है, अब आउटसाइड ऑफ इंडिया जो है सो आपकी कमाई अलग रहती। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर जो भी इकोनॉमिक हेल्थ है ओवरऑल, जैसा कि इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है आपकी, वो हिसाब से जो है सो आपके वेजेस जो भी आपकी तनख्वाह है उस पर इफेक्ट होता। फिर लीगलाइजेशन, सॉरी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के अंदर जो भी कम से कम वेजेस, कम से कम तनख्वाह है, वो दूसरे लेबर रेगुलेशंस को भी इम्पैक्ट करती है। अगर कम से कम यहाँ पे तनख्वाह है तो वहाँ पे भी कम से कम तनख्वाह रखने की कोशिश होती। फिर नेक्स्ट है क्वालिटेटिव बार्गेनिंग। लेबर यूनियन हमेशा क्या करते हैं, नेगोशिएट करते वेजेस को। जो भी आप नहीं भाई इतनी तनख्वाह नहीं, इतनी करिए, आप उतनी करिए, तो हमेशा क्या है वेजेस जो है सो फेयर मार्केट में इंडस्ट्रीज में हमेशा इम्पैक्ट करते हुए रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन खौसी कॉन्ट्रैक्ट। खौसी कॉन्ट्रैक्ट जो है सो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रहते अगर आप लीगल देखा गया तो, मगर इतना जो है सो लीगली जो लीगली ऑब्लिगेशंस को इम्पोज करते। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं भी ज़मीन ले रहे तो वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, मगर आप उसकी नोटरी भी एक जो है सो रख सकते हैं, मगर वो लीगली एग्रीमेंट नहीं दिखता आपका, मगर वो काम में भी आ सकता है आपको कि बोलने हमारी थी या हम लिए थे बोल के। तो यहाँ पे इन्हें फेयर करता है कि जो भी लॉज है वो सही तरीके से रहना। और ये देखा गया तो एक एग्रीमेंट नहीं रहता दो भी पार्टीज के बीच में फॉर्मली, मगर एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर बने हुआ रहता। इसके की प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। यहाँ पे इसका मेन जो प्रिंसिपल है कि जो भी है उसको बेनिफिट्स नहीं मिलना, जैसा कि अनजस्टली बेनिफिट्स नहीं मिल रहा दूसरे एक्सपेंसेस के अलावा। फॉर एग्जांपल अकेला पूरा जना बेनिफिट नहीं लेना उसका। फिर इम्प्लाइड बाय लॉ, कौसी कॉन्ट्रैक्ट जो है सो एग्रीमेंट्स के सरकार नहीं रहते, मगर इन्ना जो है सो लॉ को रखते हुए भी बात करते, लॉ रहता है इसके अंदर। रेस्टिट्यूशन के अंदर कौसी कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनता वो यूजुअली रेस्टिट्यूशन रहता, मतलब जो भी पार्टी उसको रिसीव करती वो बेनिफिट जो भी रिस्टोर करती वो दूसरी पार्टी को भी उन्हें वो बेनिफिट देना पड़ता। अब अपन पार्टनरशिप में अगर दुकान चला रहे तो अपन का एग्रीमेंट नहीं रहता है, बातचीत के ऊपर भी एग्रीमेंट रहा है, छोटा मोटा एग्रीमेंट रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपको फायदा हो रहा वो आप अकेले रख सकते, मेरे को भी उसमें से जो भी शेयर रहता वो देना पड़ता। फिर नॉट एक्चुअल एग्रीमेंट, यहाँ पे जो है सो जैसा मैं अभी बोला एक एग्रीमेंट नहीं होता है दोनों के बीच में, मगर ये जो है सो एसेंशियल एक कॉन्ट्रैक्ट रहता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता। फिर लीगल ऑब्लिगेशंस, यहाँ पे जो भी लॉ क्रिएट होता लीगली, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करा तो ये एलिगेट होता बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे क्या है कोर्ट जो है सो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी अप्लाई करती है ताकि ये जस्टिस क्रिएट होना, जो भी ऑब्लिगेशन जो भी ना उठा रहे वो चीज़ के ऊपर इश्यूज उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए जो है सो एक चार्टर रहता है कंपनी का, मतलब एक हिसाब से कंप्लीट रूल बुक रहती है समझो, जहाँ पे इसमें फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी किस तरीके से चलेंगी, कंपनी का मोटिव्स क्या है, कंपनी के पावर्स क्या है, कंपनी के रिलेशनशिप्स क्या है दूसरे कंपनियों से, दूसरे चीज़ों से वो दिखाती। तो एमओए क्या टिपिकली कंटेंट करता क्लॉजेज, जैसा कि फर्स्ट है नेम क्लॉज, यहाँ पे कंपनी का ऑफिशियल नाम रहना बोलता उन्हें। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यहाँ पे जो भी स्टेट में रह रहे वो कंपनी उससे उसका ऑफिस जो है सो रजिस्टर्ड रहना वो स्टेट से, वो जहाँ भी अभी है उन्हें।
फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, यहाँ पे कंपनी हमेशा उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन गोल क्या है और उसकी लिमिट क्या है, वो हमेशा जो है सो कंपनीज के एक्टिविटीज को बताते रहना। फिर लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर जो भी मेंबर्स है इसके अंदर वो लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज से है क्या नहीं वो भी बताना उन्हें। फिर कैपिटल क्लॉज, जो भी कंपनी ऑथराइज्ड है तो उसका शेयर कैपिटल और किस तरीके से शेयर इशू डिस्ट्रीब्यूट होगा फिक्स अमाउंट में वो भी बताना है। फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जैसा कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सिग्नेचर हो गया सब्सक्रिप फाउंडर का, तो उन्हें जो है सो एग्री करना है कंपनी है मेरी और ये कंपनी को मैं रन कर रहा हूँ बोल के ये एग्री करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब ये मोरल उसका मतलब ये है कि इन्हें कंपनी को गाइड करता है उसके बिहेवियर के हिसाब से उसके डिसीजन किस तरीके से लेना। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं आप वो फेयर रहना, सच्चा रहना, हॉनेस्ट रहना और एक सही मैनर में करना आप। फिर रेस्पॉन्सिबल ऑब्जेक्टिव इसके ये है कि प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस, इन्हें जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं या ऑपरेशंस बिजनेस में होने वो फेयर तरीके से एक सही मैनर के ऊपर चलना, जिसमें एक्सप्लॉयटेशंस और डिस्क्रिमिनेशन को आप हमेशा अवॉइड करना। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इसके अंदर इन्हें ये हौसला देता है, ये भरोसा दिलाता है कि जो भी कस्टमर से एम्प्लॉयज आपके साथ काम कर रहे तो उन लोगों का जो है सो आपसे ट्रस्ट करना, आप उन पे ट्रस्ट करना और एथिकल एक सही रिश्ता बना के चलना उन लोगों के साथ। फिर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे इन्हें हमेशा जो भी लॉज है या जो भी रेगुलेशंस है वो हमेशा करेक्ट रखना बोलता, ताकि आपको लीगल पेनल्टीज और आपका रेपुटेशन डैमेज नहीं होना बोल के। फिर एनहांसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेसेस को इंकरेज करता, मोटिवेट करता कि आप सोशल और एनवायरमेंटल पे भी जो भी इम्पैक्ट हो रही चीज़ें उसके ऊपर भी एक्शन लो, ताकि एक सही तरीके की सोसाइटी अपने आसपास में रहना बोल के। फिर इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी, यानी इन्हें इस तरीके का माहौल बनाता कि एक पॉजिटिव माहौल बनाता ताकि एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई रहना, बोलना लॉयल रहना और सही तरीके से काम करना बोले। फिर प्रिवेंटिंग अनएथिकल बिहेवियर, यहाँ पे जैसा कोड ऑफ कंडक्ट को इन्हें इस्टेब्लिश करता ताकि अनएथिकल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रमोट नहीं करते हैं लोग। फिर प्रमोटिंग स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, जो इन्हें हमेशा राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रखता है, जो भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं जैसा कि कस्टमर्स हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, शेयर होल्डर्स, उन लोगों को हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश इसकी रहती कि इन लोगों को फ्रॉड ना होना या इन लोगों इससे ट्रैप ना होना बोली। नेक्स्ट आंसर डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है पूछ रहा। कॉन्ट्रैक्ट जो है सो एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट रहता, मतलब एक एग्रीमेंट पेपर पे आप काम करते दो जने या दो से ज़्यादा पार्टी के बीच में, जहाँ पे ना लॉस को सामने रखते हुए लॉ के कानूनी तौर से दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता। यहाँ पे ना जो है सो प्रॉमिस और प्रोमिसेस के ऊपर बात करते कि मैं आपको ये चीज़ कर दूंगा, इसका मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये आप ये कर दीजिए बोले। तो यहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे जो भी लॉफुल ऑफर रहना, एक पार्टी क्या करती है और ये लिख के देती कि मेरे को ये होना है, तो दूसरी पार्टी क्या करती है उसको एक्सेप्ट करती, ठीक है हम ये आपको चीज़ें दे देंगे ये टाइम तक बोले, तो ऑफर दे रहे हैं, एक एक्सेप्टेंस हो रहा। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यहाँ पे दो भी जो भी पार्टीज रहती है वहाँ लीगली ना बात करते, हवा में नहीं बात करते जाके, तो इतना सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स नहीं बनाते, एक लीगल एग्रीमेंट रहता है वो चीज़। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, यहाँ पे जो भी चीज़ है समथिंग, जो भी चीज़ है या वैल्यू जो भी एक्सचेंज हो रही पार्टीज के बीच में वो भी एक कंसिडरेशन में डालते हैं ना, आप ये दे देना मेरे को, अगर नहीं हुआ तो वो दे देना जो भी है। फिर नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, या जो भी पार्टीज लीगली एग्रीड कर रही वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहा है जैसा साउंड माइंड हो गया, लीगल एज, वो भी इतना कंसिडर करते हैं इसमें जो भी कितनी कैपेसिटी है वो पार्टी। फिर फ्री कंसर्न, फ्री कंसर्न के अंदर जो भी पार्टी है वो जेन्यून है, फ्री फ्रॉम सॉल्यूशंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन तो नहीं है ना उसमें बोल, मतलब जिससे भी पार्टी से आप एग्रीमेंट बना रहे हो ना अच्छे या नहीं है, धोखेबाज है, फ्रॉड वाले हैं क्या या फिर गैम्बलर्स है वो भी नहीं है क्या वो भी देख। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट बना रहे हो उसका एक मकसद रहता है लीगली कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट रह जाते हैं इसमें। फिर सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स और एग्रीमेंट्स के जो भी रहते हैं वो क्लियर रहते हैं और डिफाइंड रहते हैं
सामने बोल देते हैं आपको ये है टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे बोल। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे एग्रीमेंट जो है सो केपेबल रहता परफॉर्म करने के लिए। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर ये नेसेसरी है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वरना पूरा आपको रिटर्न में रजिस्टर्ड करा के कर सकते हैं आप इसको, लीगल फॉर्मेलिटीज और होना बोले। नेक्स्ट है डिफाइंड वारंटी। ये वारंटी जो है सो एक वारंटी बोल तो सिंपल है, लॉ से भी अगर देखो आप नॉर्मल चीज में लियो, अगर आप किसी भी चीज खरीद रहे तो उस पर अगर आपको बोला कि नहीं 1 साल की वारंटी है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन आप कर, तो 1 साल के अंदर अगर उन्हें खराब हुई तो उन्हें वारंटी के एग्रीमेंट में आती, और वो एग्रीमेंट में आई तो जो भी वो कंपनी का ऑथराइज जना है वो काम करने के लिए टेक्नीशियन जो भी है उन्हें आता, आपको बना के देके जाता। वारंटी का मतलब वो है। गारंटी का मतलब ये रहता है कि नई चीज आपको पूरे को रिप्लेस करके देता, तो वारंटी और गारंटी में ये फर्क रहता। तो लॉ के लैंग्वेज में जो भी कंडीशंस रह रही वो एक पर्पस के लिए मीट होना, वाइल वारंटी रहती। अब 1 साल की उन्हें कंडीशन दिया, 1 साल के अंदर वारंटी आपको मिलेगी, तो आप 1 साल के अंदर कुछ भी हुआ तो वारंटी क्लेम कर सकते। तो ये कंडीशन कब अलाउ करती, जब सामने वाली पार्टी और ये पार्टी एग्री करती कि वारंटीज जो है सो खाली डैमेज के वास्ते और क्लेम्स के वास्ते है, वो हिसाब से वारंटीज रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एलएक्यू, इलस्ट्रेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड, वॉइडेबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के मतलब इसको लीगली कोई इफेक्ट ना होता है इंस्पेक्शन से, और यहाँ पे ना कंसिडर करते कि मीनिंगफुल एवरी मीनिंग रहना उसमें, जैसा कि नेवर एग्जिस्ट कर। तो क्लियर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर दो जने हैं तो अगर ना एक प्लान डाले कि चोरी करेंगे किसी भी एक ज्वेलरी शॉप में, तो या दोनों एग्रीड हो रहे तो ला चोरी भी करे तो तब मालूम होता पुलिस वालों को जब उसके बारे में ना इंस्पेक्शन करे तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे एक फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट रहता, जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को फोर्स करते हुए वो चीज़ कराती जो कभी भी उन लोग करा सकते किसी भी पार्टी से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला तो अब कोई भी एक घर का ओनर है तो उसके किराएदारों को उन्हें सता रहा कि आप रेंट बनाओ, न तो मैं कुछ ना कुछ गलत स्टेप लेता हूँ, ये वो फोर्स करके एक एग्रीमेंट बना रहा हूँ ना, इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते। फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन लोग पूरे को इलीगल काम करते, जाकि इनको लॉस के ऊपर जो है एक्शन लेने के लिए भी काम में आता। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग्स का नारकोटिक्स जो भी है, तो ना इलीगली बेचना चाह रहे ड्रग्स है अपने शहर में, तो इन लोगों को लॉ को भी ना अवॉइड कर रहे, इलीगल चीज कर रहे, तो इनको पनिशेबल दोनों को जो है सो पनिशमेंट मिलने के चांस रहते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस एंड टाइप्स ऑफ टेंडर्स। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है एक फुलफिल करने का एग्रीड रहता है, मतलब एक पार्टी परफॉर्म करने के लिए एग्रीड रहती है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जो भी उन्हें प्रॉमिस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट को रखते हुए वो जो है सो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ता है। यहाँ पे दो मेन टाइप के परफॉर्मेंस रहते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर ये जो जब अक्कर होता है जब दोनों पार्टी फुलफिल करते एग्रीड होते वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गुड्स डिलीवर करना है बी को, तो बी जो है सो वो प्राइस देने के लिए एग्रीड होना। मतलब अगर मैं बी जाने को अगर कुछ भी डिलीवर कर रहा हूँ तो उन्हें जो है सो मेरे को वो मेरी जो तय कई हुई प्राइस है उस पर जो है सो एग्रीड होना। फिर अटेम्प्ट प्रो, नेक्स्ट है अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, टेंडर। ये अक्कर होता है जब वन पार्टी ऑफर करती दूसरी पार्टी को ऑब्लिगेशंस के लिए, मगर दूसरी पार्टी रिफ्यूज कर देती है उसको, या फिर वो करने से लाइट मार देती है समझो उसको। यहाँ वैलिड टेंडर कब रहता है इक्विवेलेंट, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी पार्टी का रहता वो डिस्चार्ज होते हुए फर्दर ऑब्लिगेशंस के अंदर इन्हें इम्प्लीमेंट होता। टेंडर का मतलब यहाँ पे टू मेन टाइप्स ऑफ टेंडर्स है। फर्स्ट है एक्चुअल टेंडर, यहाँ पे जो भी उन्हें प्रॉमिसर जो ऑफर कर रहा परफॉर्म करने के लिए जो भी एग्रीड होना उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे ए पर्सन जो है सो ऑफर कर रहा पे करने एग्जैक्ट अमाउंट जो भी उन्हें ओट करना चाह रहा कलेक्ट और लोकेशन टाइम के ऊपर। मगर अटेम्प्ट टेंडर के अंदर या जो भी उन्हें प्रॉमिस विलनेस को एबिलिटी को रखते हुए और उसके ऑब्लिगेशंस को रखते हुए उसको मैच नहीं कर रहा हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहा उन्हें वो परफॉर्मेंस को,
एग्जाम्पल के तौर पर ए पर्सन जो है सो गुड्स ले लेके आया एग्रीड लोकेशन, जो भी उन्हें लोकेशन बोला वो टाइम के लिए आया, मगर जो भी खरीदने वाला है उन्हें रिफ्यूज कर दिया डिलीवरी के वास्ते। समझ गए? जैसा ऑनलाइन अपन ऑर्डर लिए, ऑर्डर लाए तो उन्हें सही टाइम पे अपनी सही लोकेशन पे आया, मगर अपन उसको रिजेक्ट कर दिए नहीं बोल के। तो ये एक है आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिस्टिंग्स बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल ऑफ गुड एक्ट एक लीगलाइजेशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करना गुड्स के लिए बताता है। यहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज बायर्स और सेलर्स के इन्हें बताता है यहाँ पे, और इन्हें रूल्स और जो भी ट्रांसफर होना है ओनरशिप का गुड्स का वो भी इन्हें बताता है। सेल के अंदर अगर सेल करना है जो भी प्रॉपर्टी है गुड्स की, तो इन्हें क्या करता है, ट्रांसफर करता है सेलर टू बायर इमीडिएटली। मतलब अब कोई भी चीज़ है, 10 रुपए का पेन है, अगर मैं सेल करा उसको तो 10 रुपए में खरीदा तो 10 रुपए मेरे पास आ जाते, तो पेन आपका जब का जब भी ट्रांसफर होता, जब का जब भी आपका हो जाता पेन वो। मतलब ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुए बाद जो है सो इसकी एग्जिट वैलिडेट होता है इन्हें। यहाँ पे बायर जो है सो डिफॉल्ट रहता है और सेलर जो है सो यहाँ पे जो भी प्राइस उन्हें तय करा उसके ऊपर काम करता। यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ लॉस पासेस टू बायर है। मतलब परचेजिंग एन आइटम, एग्जाम्पल के तौर पे वही है, अगर जो आइटम, अगर मैं जैसा पेन खरीदा मैं घर को लेके आ जा सकता हूँ इमीडिएटली। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे, तो वो ट्रांसफर होती फॉर फ्यूचर के टाइम में, थोड़े बहुत कंडीशंस के जो भी फुलफिल होते वो हिसाब से। तो ये एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटनरी कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे जब का जब भी फुलफिल नहीं होता है, जैसा सेल के अंदर होता, जब का जब भी आपकी चीज़ ना होती थोड़े टाइम के बाद होती। बाहर यहाँ पे डिफॉल्ट रहता, मगर सेलर क्या करता है, थोड़े डैमेजेस है क्या नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो देखता। यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि लॉस रिमेनिंग विद सेलर्स, लॉस होने के लिए सेलर के लिए होता। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर प्लेस कराए कस्टम मेड ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी मिलना लेटर होती है। अब मैं कस्टमाइज मेरी एक टी शर्ट पे मेरा फोटो के साथ आना बोल, तो वो डिलीवरी मिलना मेरे को थोड़ी लेट मिलती क्योंकि वो कस्टमाइज है बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड कंपनी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी एक लीगल फॉर्मेट रहती है जहाँ पे ग्रुप रहता है ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक बिजनेस को कैरी करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज को। यहाँ क्या है, सेपरेट लीगल पर्सन रहता जो कि बिजनेस को और उसके राइट्स को मालूम करने जैसा लीगल डिपार्टमेंट, वो भी रहता है इनका, राइट्स और लाइबिलिटीज को मालूम। कंपनी जो है सो बहुत सारे उसमें क्लासिफाइड रहती, तो बेस्ड ऑन उनके लाइबिलिटी थोड़े टाइप्स ये है, बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर लाइबिलिटी जो भी मेंबर के रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, अमाउंट जो है सो अनपेड रहता है, शेयर्स और गारंटीज, मतलब उसकी गारंटी नहीं रहती कि अमाउंट जो भी है पेड रहता है नहीं रहता। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मेंबर जो भी रहते हैं वो लाइबिलिटी के अंदर लिमिटेड अमाउंट जो है सो उनके शेयर्स को पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स रहते हैं लाइबिलिटी उनकी जो है सो लिमिटेड रहती है, अमाउंट जो भी उन्हें एग्री करें या कंट्रीब्यूट कर रहे गारंटी के, वो फ्यूचर में वाइंड अप हो सकती है या नहीं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी तो यहाँ लाइबिलिटी जो है सो मेंबर्स की अनलिमिटेड रहती है, मतलब उनका पर्सनल एसेट्स भी उनके यूज़ कर सकते कंपनीज के, अगर उधार है या जो भी है तो उनके पर्सनल चीज़ें भी बेच के उधार निकाल सकते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपनीज के अंदर आपको प्राइवेट कंपनी को कम से कम 2 मेंबर रहना और मैक्सिमम की कोई प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं है लॉ से। और रेस्ट्रिक्टेड ये रहता है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इनके रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, और इनको कोई भी इन्विटेशंस को जो पब्लिक के लिए है और सब्सक्राइब जो भी इनका शेयर्स और डिबेंचर्स है वो प्रोहिबिटेड रहते हैं, नहीं करने का रहता। पब्लिक कंपनी के क्या है, कम से कम इनके ने 7 मेंबर होना जरूरी है पब्लिक कंपनी में। इनका क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को अलाउ करता है, ऊपर प्राइवेट कंपनी में अलाउ नहीं करता। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग इन्वाइट कर सकते किसी को भी शेयर्स और डिबेंचर्स के वास्ते उनके, वहाँ पे इन लोग इन्वाइट नहीं कर सकते। 1 पर्सन कंपनी ओपीसी, यहाँ पे जो है सो कंपनी के अंदर एक ही पर्सन रहता। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंट्रोल में, जो भी कंपनी होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी जो है सो कंट्रोल करती है एक या एक से ज़्यादा कंपनी को, उसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं एक कंपनी जो है टोटल पूरा उसका कंट्रोल रहता है होल्डिंग कंपनी के अंदर, वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द लॉ रिलेटिंग टू मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग।
तो पर्पस क्या रहता है, इसका मकसद ये है लॉ रिलेटिंग्स और मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स का, क्या या इन्हें कंपनी को इंश्योर करती, बताती कि जो भी ना डिसीजन ले रहे हो वो फेयर रहना, ट्रांसपेरेंट रहना और एक सही मैनर, डेमोक्रेटिक मैनर में रहना, ताकि राइट्स शेयर स्टेक होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए, स्पेशली शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए रहना। यहाँ टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स जो रहती, पहला है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। एजीएम ये मीटिंग हेल्ड इसलिए कराते ताकि हम डिस्कस कर सके फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स अपने सही है, अप्रूव फाइनेंशियल चीज़ों को अप्रूव करने के लिए, या फिर डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर दूसरे बिजनेसेस को और एक्सपैंड करने के लिए ये मीटिंग रखते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम के अंदर, यहाँ पे जो मीटिंग जनरेट करती है आउटसाइड रहती, मतलब एजीएम के आउटसाइड की मीटिंग रहती, जैसा कि कंपनीज के आर्टिकल्स को या फिर मर्जर को अप्रूवल के करने के लिए ये मीटिंग हेल्ड होती। फिर बोर्ड मीटिंग्स या फिर जो कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग रहती है, ताकि ना कंपनी के डे टू डे अफेयर्स क्या चल रहे, क्या हाल चाल है कंपनी का, वो मालूम करना। फिर नेक्स्ट है क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग्स जो भी हेल्ड होती है होल्डर्स हेल्ड करते, जो भी कंपनी के होल्डर से खरीदे हुए शेयर ना, तो ना पर्टिकुलरली एक क्लास ऑफ शेयर ना जो भी अफेक्टिंग इनके राइट्स को हो रहे या नहीं, सही प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं, उसके बारे में देखते हुए ना ये मीटिंग कराते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेडनेस मशीनरी अवेलेबल अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है स्टैब्लिश 3 ट्राई कॉसेजी जुडिकल रेजिस्टेंस मशीनरी को हैंडल करने के लिए कंज्यूमर कंप्लेंट्स के लिए बना है। फिर फर्स्ट है डायरेक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिडेंशियल कमीशन, डीसीआई डीआरसी। यहाँ पे इन्हें कंप्लेंट्स को हैंडल करता है जो भी गुड्स और सर्विसेज के मिनिमम कम से कम 50 लाख के अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपको नुकसान हुआ वो बारे में हैंडल करता है। इन्हें जो है सो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको मिल जाता, मतलब हैदराबाद है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको ये चीज़ मिल जाती, सॉरी हैदराबाद सिटी है, ओके, ये डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसके अंदर मिल जाती। फिर नेक्स्ट है स्टेट कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट रेजिडेंशियल कमीशन, SCDRC। यहाँ पे इन्हें वो कंप्लेंट्स हैंडल करता है जो कि गुड्स और सर्विसेज की 50 लाख के ऊपर रहना मगर 2 करोड़ के नीचे रहना, वो कंप्लेंट्स को इन्हें हैंडल करता। और इन्हें डिस्ट्रिक्ट कमीशंस की भी बात को यहाँ पे सुनता और इन्हें स्टेट लेवल में लोकेटेड रहता। फिर नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, NCDRC। यहाँ पे इन्हें कंप्लेंट्स को वो हैंडल करता कि जो 2 करोड़ के ऊपर है, और इन्हें स्टेट के कमीशंस की भी बात सुनता और इन्हें नेशनल लेवल पे लाइक लोकेटेड रहता। मतलब ओवरऑल जो भी इनको नुकसान हुआ, ये 3 हैं चीज़ा जो आपकी बात को या आपकी कंप्लेंट को सुनते। नेक्स्ट है व्हाट इज पोल्यूशन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोल्यूशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है सो ना एक कॉन्टिनेंट है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है सो हार्म करता अपने और डिसऑर्डर करता है, जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है और डिस्कम्फर्ट रहता है इकोसिस्टम के अंदर और फिजिकल सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी। तो ये है पोल्यूशन। पर अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस क्या क्या है। पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशंस के अंदर जैसा कि हार्मफुल गैसेस हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनला क्या करते हैं, एयर को पूरा पोल्यूशन कर देते हैं और अपने व्हीकल चलाने की वजह से भी प्रोड्यूस होता। सो फिर नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन वाटर बॉडीज में अक्कर होता है, जहाँ पे जो है सो रिवर्स हो, लेक्स हो या ओशंस हो। इसमें क्या है, इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट रहता डाल देते, सीवेज डाल देते और एग्रीकल्चर का जो भी कट रहता डाल देते। जो वेस्ट चीज़ें हैं वो पानी में डंप कर देते, जिससे वाटर पोल्यूशन होता। फिर सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के अंदर जो है सो ज़्यादा यूज़ करना केमिकल्स का है, हार्मफुल रहता सॉइल को, जैसा कि हैवी मेटल्स यूज करते, पेस्टिसाइड्स यूज करते, जिससे पूरा सॉइल जो है सो पोल्यूटेड हो जाता। फिर नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के अंदर एक्सेसिव डिस्टर्बिंग नॉइज बहुत यूज होती है एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसा हॉर्न्स हो गया या जो भी स्पीकर्स, लाउड स्पीकर वो हो गया। फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस। रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस के अंदर इतना कंटिमेंट करते, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को इतना यूज करते हैं इसमें, जिससे आपको जो सो हार्म होता है एनवायरनमेंट में। फिर नेक्स्ट है लाइट पोल्यूशन। जैसा कि बहुत अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल लाइट बनाने की वजह से डे एंड नाइट में जो है सो आपको डिफरेंसेस बहुत देखने मिलते हैं और आर्टिफिशियल की वजह से, जिससे आपको उससे पोल्यूशन होगा, मीन्स इफेक्ट होता। फिर थर्मल पोल्यूशन। इसमें क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ
पानी की क्वालिटी को जो है सो ना कम से कम कर देते हैं, जिससे कि कोसा भी पोल्यूशन वाटर के टेम्परेचर को कम होते कि थर्मल पोल्यूशन वहाँ पे दिखता। फिर प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल्स रहते हैं अर्थ के एनवायरनमेंट को जो है सो इफेक्ट करते, वाइल्ड लाइफ हो या वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो या ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से प्लास्टिक, क्योंकि वो गलता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जो है सो एक ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को देखते रहती, जो कि सोशल और एनवायरनमेंट के कंसर्न्स को लुक ऑन करते रहती, जैसा कि कंपनी क्या ऑपरेशन कर रही, क्या इंटरेक्शन है उनका स्टेक होल्डर्स के साथ। तो यहाँ CSR क्या क्या इंक्लूड करती है, पहले एनवायरनमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे पहले इन्हें कंपनीज को एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स और सूटेबल प्रैक्टिसेस को यूज़ करना बोलती, जैसा कि वेस्ट को कम से कम करो और कन्वर्जेशन को एफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि एनवायरनमेंट में इफेक्ट नहीं होना। फिर नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्हें कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छा कम्युनिकेटीज रहना, एजुकेशन अच्छी रहना, हेल्थ केयर अच्छा प्रोवाइड करना, पॉवर्टी एलिब्रेशन रहना, सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा रहना इसमें ये प्रोवाइड। फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कंपनी के जो बिजनेस के जो भी एथिकल प्रैक्टिसेस रहते, जैसा कि फेयर लेबर स्टैंडर्ड हो गया, ट्रांसपेरेंसी रखना अपने ऑपरेशंस में वो रहता। फिर स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्हें इन्हें क्या करता, मोटिवेट करता है स्टेक होल्डर्स को, ताकि उन्हें कोई भी उसके और ज़्यादा स्टेक खरीदने के लिए, और जो भी अगर पुराने स्टेक होल्डर्स कुछ परेशानी हो रही तो उन्हें उसको जो है एम्प्लॉइज हो या कस्टमर्स हो या सप्लायर्स हो या लोकल कम्युनिटी हो, उसके ऊपर इन्हें सॉल्व करने को देखता। फिर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्हें कंट्रीब्यूट करता, मीन्स अपना योगदान देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रीजन के लिए एक अच्छे तरीके में। फिर गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी को सही रखना और उसको जो है सो नहीं वायलेट करना, जैसा कि करप्शंस हो गया, अनट्रांसपेरेंसी न रखना, एंटी करप्शन और ट्रांसपेरेंसी रखना उसमें बोल के। तो ओवरऑल CSR जो है सो लीगल को फॉलो करता, बिजनेस को इंकरेज करता और कंट्रीब्यूट करता सोसाइटी में और बहुत सारी चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंसिडरेशन इन बिजनेस ऑपरेशन। तो फर्स्ट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के अंदर जो भी बिजनेस रहता है वो रेफर करना, स्ट्रांग मोरल रहना, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करना उन्हें, और उसकी ईमानदारी रहना, भरोसे के मंद रहना और कंसिस्टेंटली रहना उनके एक्शंस और डिसीजन में, लगातार उन्हें एक्शंस लेना या डिसीजन लेना। बिजनेस जो है सो अगर ट्रस्ट बिल्ड करा स्टेक होल्डर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ और एम्प्लॉयज़ के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ, तो एक अच्छी इंटीग्रिटी रहती है उनकी। फिर एथिकल कंसिडरेशन जो है सो यहाँ पे ना ऐसे डिसीजंस को इन्वॉल्व करते जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस को मॉरली रिस्पॉन्सिबल मैनर्स में इंक्लूड करता, मतलब अंदर के डिसीजंस, फेयर ट्रीटमेंट रहना एम्प्लॉयज़ के साथ और कस्टमर्स के साथ, फेयर ट्रीटमेंट रहना और हार्मफुल प्रैक्टिसेस को और डिस्प्यूटिव्स को अवॉइड करना है। फिर इनला रेस्पेक्ट करना प्रॉपर्टीज को और प्राइवेसीज को, कस्टमर्स की हो, एम्प्लॉयज़ की और डाटा सबका। फिर इनला ऑपरेटिंग करना कि लॉस के साथ और रेगुलेशंस के साथ इनला हमेशा हम टाइप होते हुए चल रहे हैं या नहीं, अवॉइड तो नहीं, उसको अनलॉफुल तो नहीं बना रहे या नहीं भी। फिर इनला कंसिडर करना कि बिजनेस के जो भी डिसीजंस रह रहे हैं वो सोसाइटी के लिए अच्छा इम्पैक्ट और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा इम्पैक्ट कर सक रहे हैं या नहीं। तो एथिकल कंसिडरेशन जो है सो एक गाइड करता है बिजनेस को सही तरीके से चलने के लिए, ताकि उनका फ्यूचर में चैलेंजेस फेस नहीं होना और लोगों को किसी भी तरीके, और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रहना बिजनेस के लिए बोल के वो गाइड करता है। नेक्स्ट आंसर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एक दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है और एक अरेंजमेंट रहता है दो से या दो ज़्यादा से पार्टी की, वो सोशल रो या डोमेस्टिक रो या कमीशन कमर्शियल रो। मगर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक एग्रीमेंट की तरह ही रहेगा मगर लीगली एनफोर्सेबल रहता। मगर एग्रीमेंट जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता थोड़े अगर चीज़ उसमें आए तो, जैसा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, या फिर लीगल एक्शंस इंटेंशंस के लिए हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए हो गया, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के लिए हो गया, फ्री कंसेंट के लिए हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, सर्टेनिटी हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये थोड़ी चीज़ इसमें आए तो उन्हें एग्रीमेंट भी बन सकता। फिर एक्सप्लेनेशन के लिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहता वो एग्रीमेंट के तौर पे ही स्टार्ट होता, मगर पूरे एग्रीमेंट ना जो है सो लीगली नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोशल एग्रीमेंट, जैसा कि एक
दोस्त से आप मिलने के वादा करें कि कॉफी पे अपन मिलेंगे, मतलब तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंटेंशन ये है कि एक लीगल थोड़ी है कॉन्ट्रैक्ट, खाली आप इसको एक बोल दिया कि मिलेंगे, अब लीगली उसके ऊपर एक्शन थोड़ी ले सकते हैं आप यहाँ करा तो। मगर यहाँ पे कमर्शियल एग्रीमेंट्स में क्या रहता, यहाँ लीगली बाइंड रहती, मतलब आप ये गुड्स मेरे को दे देना, ये चीज़ा मेरे लिए कर देना, तो वो लीगली चीज़ रहती। वहाँ पे ना जो है सो कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। फिर यहाँ पे जो भी पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो है सो एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते, मगर थोड़े म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स रहते हैं उसमें, मगर थोड़े एग्रीमेंट्स पूरे जो है सो लीगल, पूरे एग्रीमेंट जो है सो लीगली रिक्वायरमेंट से फुलफिल होते हैं, इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब एक्कर होता है जब एक पार्टी क्या करती, लीगल जो भी ला एग्रीमेंट करे थे उसको फेल कर दी फुलफिल करने, मतलब ये करते बोले थे नहीं करे एग्रीमेंट के लिए, तो ये फेलियर के लिए इन्वॉल्व रहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं कि तोड़ दिया आप वो कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट जो आप बोले थे उसके ऊपर काम नहीं करे, अगर काम करे तो आप सही तरीके से जो टर्म्स में करना था वो नहीं करे उसमें आता, और जो भी आप फुलफिल करने का था दूसरी पार्टी के ऑब्लिगेशन जो उन्हें चाह रहा था वैसा नहीं करे। रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब अक्कर होता है जब एक पार्टी देखती कि कुछ हुआ है इसके अंदर, इंजर्ड हो गया, जैसा डैमेज के अंदर जो भी कंपोजिशन रहता वो भरना पड़ता आपको, कि अगर जो भी उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगर लॉस हुआ या सफर्ड करा उन्हें वो चीज़ के लिए, मतलब आप ये लोड लाते बोले थे आप 1 तारीख को, आप उसको 4 तारीख को लाए तो 3 तारीख 3 दिन का उसको लॉस हुआ तो वो आपको कवर अप करना होगा। फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर कोर्ट ऑर्डर देती है ब्रीचिंग पार्टी को, ताकि जो भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया आप उसके ऊपर एग्री हो और उसको जो है सो वो जो भी उसका डैमेज हुआ या जो भी नुकसान हुआ उसके ऊपर भरो। फिर नेक्स्ट है इंजंक्शन। इंजंक्शन के अंदर कोर्ट ऑर्डर देती कि ब्रीचिंग पार्टी को कि ये सब चीज़ें डू फिर से नहीं करना और वायलेट नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर रिसिशन। रिसिशन के अंदर यहाँ पे कैंसिल कर देते आप कॉन्ट्रैक्ट पूरे को, मतलब नहीं होना बोल देते, और जो भी है रिस्टोरिंग पार्टीज को दूसरे के साथ आप जो है सो कॉन्ट्रैक्ट करा देते। फिर कोर्टरम्स मेरिट के अंदर पेमेंट जो है सो काम हुए बाद देने का रहता, अगर कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से नहीं हुआ तो पेमेंट आप उसको नहीं देते। नेक्स्ट डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटीमिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्टिंग बिटवीन देम। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटीमिटी एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है एक पार्टी से इंटिफाई, जो कि प्रॉमिस करती कंपनसेट करने अदर पार्टी के लिए, जो कि इंटीमिटी होल्डर रहता। जैसा कि अगर लॉस कुछ भी हुआ तो यहाँ पे जो है सो इंटिफायर हिमसेल्फ नहीं बनता, सामने वाला उसको जो है सो लॉस के लिए बनता है। जैसा कि इंश्योरेंस ले लो आप, इंश्योरेंस कुछ भी हुआ तो थर्ड पार्टी आपके बिहाफ पे बनती। तो यहाँ पे जो भी प्रॉमिस रहता है प्रोटेक्ट करने का काम करते हो ना लॉस से आपको। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है सो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जहाँ पे एक प्रॉमिस जो भी आप दे देते तो उसको आप खरकेच आपको वापस आना पड़ता। अब घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो पूरा घर बनाए बाद ही आप उसको पीछे हट सकते हैं, और थर्ड पार्टी इसमें जो है सो केस और डिफॉल्ट रहता है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है, जैसा कि क्रेडिटर हो गया, प्रिंसिपल डेप्टर्स हो गया, इनला क्या करते हैं श्योरली गारंटी को डेप्टर परफॉर्मेंस के लिए गारंटी को देखते रहते। जैसा कि अब बिल्डर बना रहा तो अकेला थोड़ी बना सकता, बहुत सारे लोग मटेरियल चीज़ा होना, तो ये सब लोग इन्वॉल्व होके वो गारंटी को कम से कम खत्म करने को देखते। नेक्स्ट है हु आर मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन डिस्कस देयर पावर। मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो है सो एक एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि डेली क्या ऑपरेशंस हो रहा है उसको मैनेज करना कंपनी के अंदर। मतलब अपॉइंट करते कंपनी डायरेक्टर्स उनको मतलब सेलेक्ट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स को ताकि ना रिपोर्ट करो। इनके पावर्स क्या रहते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ना डेली ओवर एक्टिविटीज देखते कंपनीज की। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोर्ड पॉलिसी, इनला स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए तो वो डिसीजन इनला बोर्ड के सामने रखते हुए एग्री कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इनका पावर ये रहता है कि इनला बजट को मैनेज करते, एक्सपेंसेस को मैनेज करते, और जो है सो फाइनेंशियल पोजीशंस को देखते। फिर ह्यूमन रिसोर्स, फिर इनला हायरिंग हो, कंपनी नए जनों को हायर करना हो, ट्रेन करना हो, या एम्प्लॉयज़ के साथ रिश्ते, ये भी इनला मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नहीं देखते। फिर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, इनला क्या करते एज अ एक्ट करते कंपनी का फेस बन के और कंपनी का स्पोक्स पर्सन बन के ना एक्ट करते। कोई भी रहा तो कंपनी के ओनर से नहीं बात करता, कंपनी के मैनेजर से बात करता पहले,
वो ऐसा फेस बन के बात करता है। फिर चेयरमैन, चेयरमैन क्या है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है जो कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है। इसका प्राइमरी रोल ये रहता है कि इन्हें जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो स्मूथली हो रही है या नहीं हो रही वो देख। पावर इसका क्या है, चेयरिंग बोर्ड मीटिंग्स। इन लोग क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं ताकि सही तरीके से डिस्कशन हो रहा है नहीं हो रही चीज़ें वो भी देखने के लिए। फिर सेटिंग बोर्ड एजेंडा। इन लोग जो भी मीटिंग्स कर रहे हैं उसका एक एजेंडे पे एक टॉपिक्स रखते हैं कि हम आपको ये मीटिंग में इसके बारे में बात करना है वो। फिर इंश्योरिंग बोर्ड इफेक्टिवनेस। इन लोग प्रमोट करते हैं कि सही कम्युनिकेशन होना, डिसीजन मेकिंग होना बोर्ड के साथ। फिर नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग द बोर्ड। इन लोग एक्ट करते एज अ प्राइमरी रिलेशन ताकि बोर्ड के बीच में और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में सही रिश्ता रहो। फिर कास्टिंग एंड डिसाइडिंग हो। यहाँ पे ना टाई करते हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी रहेगा उसको वोट करने के लिए, चेयरमैन जो भी बनेगा तो ना डिसाइड करके वोट करके उसको सेलेक्ट करते। यहाँ पॉसिबिलिटी बोथ पोजीशन जो है होना ज़रूरी है, मगर चेयरमैन जो है सो एक हिसाब से ओनर है और मैनेजिंग डायरेक्टर एक हिसाब से कंपनीज को मैनेज करने वाला है। नेक्स्ट, डिफाइन कंज्यूमर, डिस्कस द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। डिफाइन कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, कंज्यूमर है जो पर्सन जो गुड्स को अपने से खरीदता, यहाँ पे कंसिडर करते जो भी उन्हें पेड करा, प्रॉमिस करा, पार्टली पेड करने का हो या पार्टली प्रॉमिस करने का हो, वो एक सिस्टम के अंदर डिफर्ड पेमेंट के अंदर है था। जैसा कि हायर्स हो या फिर अवेल्स हो, सर्विसेज के कंसिडरेशन जो भी है उन्हें पेड करने का है या प्रोमिस पार्टली पेड करने का है, तो यहाँ पे उन्हें सिस्टम के अंदर थ्रू रहते हुए पेड कर सकता। तो यहाँ पे राइट्स इन्हें यहाँ पे इंक्लूड ना होता पर्सन की गुड्स और सर्विसेज जो भी लिया उसको रीसेल करने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए वो वापस यूज करने के लिए नहीं नहीं मिलता उसको राइट। राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर पहला है कि राइट टू सेफ्टी। यहाँ राइट रहता है कि जो भी गुड्स उसको अगेंस्ट सर्विसेज के हार्डलेस लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए रहते हैं उससे प्रोटेक्टेड रहना, मतलब गुड्स सब दे रहे हैं तो या बम नहीं रहना हो, गन नहीं, ऐसे चीज़ें नहीं रहना, सेफ्टी रहना उसकी। राइट टू बी इन्फॉर्म, तो यहाँ पे राइट टू बी इन्फॉर्म रहना कि जो भी उसको गुड्स मिल रहा है सर्विसेज उसकी प्राइस क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, वो पहले से उसको बोल देना। आप कुछ भी अगर बेच रहे तो भाई ये ऐसा है, ऐसा प्राइस का, ये चीज़ें ये है बोल। फिर राइट टू चूज, यहाँ राइट टू चूज अश्योर्ड करना वेर एवर पॉसिबल। तो आप जैसा भी बहुत सारे वैरायटीज रहते हैं तो कंज्यूमर के पास राइट रहना कि उन्हें जो मर्जी चाहे वो चुन सके उसके प्राइस के हिसाब से। फिर राइट टू बी हेard, राइट टू बी हेard के अंदर यहाँ पे ये अश्योर करना कि कंज्यूमर जो इंटरेस्ट है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्या होना है उसको, वो चीज़ उसके बारे में सुनना, वो चीज़ के बारे में देना। राइट टू सीक रेडरसल, रेडरसल के अंदर अगर कोई भी अगर उसको अगर ऐसा दिखा कि सही नहीं हो रही चीज़, अगर उन बोलना बोलना चाह रहा तो आप जो सो उस सब चीज़ देखना, देख के क्या करना वो चीज़ उससे उसको उससे प्रोटेक्ट करते हुए देखना, अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही तो नहीं सर ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है बोल के बोल। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यहाँ पे वो कोई सी भी चीज़ उन्हें कर रहा तो उसकी नॉलेज आप उसको प्रोवाइड करना। राइट टू बेसिक नीड, तो उसको कम से कम सेटिस्फेक्शन बेसिक नीड होना, अगर कोई सा भी उन्हें प्रोडक्ट खरीद रहा है या नहीं तो उसको कम से कम वो चीज़ के बारे में मालूम होना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंडियन वैल्यू सिस्टम एंड इट्स रिलेवेंस इन मैनेजमेंट। इंडियन वैल्यू सिस्टम जो है एक बहुत डीपली रूट है जो कि पुराने ज़माने से साइकोलॉजिस्ट फिलोसफीज और ट्रेडिशन से फॉलो होते हुए आ रही, जैसा कि ड्रामा, ड्रामा के अंदर राइटनेस रहना, आपकी ड्यूटी क्या है, मॉरल ऑर्डर क्या है। कर्मा के अंदर लॉ ऑफ कॉज, मतलब जो आप कर रहे हो वो हिसाब से आपको वो चीज़ मिल रही, कर्मा है। फिर फैमिली एंड कम्युनिटी के अंदर आपका कलेक्टिव सोसाइटी के साथ और फैमिली उसके साथ सही वेलबींग रहना आपका। फिर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड अथॉरिटी, इसके अंदर आप रिस्पेक्ट करना सामने वालों को, एल्डर्स हो या अथॉरिटी। रिचुअलिटी एंड इनर पीस, इसके अंदर आप इनर बैलेंस आपके खुद के लिए और सेल्फ रियलाइजेशंस भी रहना आपको। फिर ऐसीमा, इसके अंदर नॉन वायलेंस रहना और रिस्पेक्ट रहना पूरे ऑल लिविंग बींग्स के वास्ते। फिर सत्या का अंदर मतलब आप ट्रूथफुल रहना। त्यागा के अंदर मतलब आप सैक्रिफाइस करना पूरी चीज़ें उसको। नेक्स्ट है रिलेवेंस ऑफ मैनेजमेंट, रिलेवेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एथिकल लीडरशिप, यहाँ पे ड्रामा जो भी है प्रमोट करता फर्स्ट वाला कि एथिकल लीडरशिप रहना, ट्रस्ट बिल्ड करना आप, और जो भी काम कर रहे हो इंटीग्रिटी के साथ करना, पूरे लगन से आप काम करना। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर आप फोकस करना, फैमिली हो या कम्युनिटी हमेशा इंकरेज करना उसको और सही वर्क इन्वायरमेंट में देना।
लॉन्ग टर्म विजन के अंदर जो भी कर्मा का कॉन्सेप्ट है या प्रमोट करना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के ऊपर आप फॉलो करना सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस के लिए। फिर स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, यहाँ पे आप रेस्पेक्ट करना कि जो भी कंपनीज के स्टेक होल्डर्स हैं उनके एक्शंस के ऊपर या फिर उनके कंट्रीब्यूशन के उस पर। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यहाँ पे आसिमा जो है सो वही बोलता है कि इनर पीस और जो भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने देखना, और नहीं प्रमोट करना गलत चीज़ों को और सही चीज़ों को प्रमोट करना। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे इंडियन वैल्यू सिस्टम हमेशा प्रमोट करता है कि बिजनेस हमेशा बैक टू कम्युनिटी रहना, कि सोशल उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहना आपके बिजनेस के साथ साथ। फिर वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर इन्हें आपको इनर पीस प्रोवाइड करता और सही तरीके के वर्क लाइफ बैलेंस को देखता है जो भी एम्प्लॉयज़ के साथ रहते हैं आपकी।